सोचिए, एक ऐसा देश जिसने 70 साल पहले कसम खाई थी कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा, आज दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार बना रहा है। ये देश है जापान। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जापान को इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हथियार से जो सच में किसी स्टार वॉर्स मूवी से निकला हुआ लगता है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज को मक्खन की तरह दो टुकड़ों में चीर सकता है। देखिए, जापान की जो सेना है ना, उसे दशकों से सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स के नाम से जाना जाता था, मतलब सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। लेकिन अब वो एक नई और आप कह सकते हैं काफी आक्रामक शक्ति के तौर पर उभर रही है। इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। अब ये कोई मामूली तोप नहीं है जो बारूद से चलती हो, नहीं, ये बिजली की जबरदस्त ताकत से चलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जापान ने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है। और रुकिए, बात सिर्फ इस रेल गन पर खत्म नहीं होती। जापान 400 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है। ये वही मिसाइलें हैं जिनकी रेंज सऊदी अरब तक है। इसके अलावा अपनी पनडुब्बियों को लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस कर रहा है। आसमान से लेकर समंदर के नीचे तक नजर रखने के लिए एआई वाले ड्रोन तैनात कर रहा है। और तो और किसी भी जंग जैसे हालात से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया जॉइंट ऑपरेशंस कमांड भी तैयार कर लिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक देश जिसने अपने संविधान में शांति की कसम खाई थी, वो अचानक इतनी जबरदस्त और आक्रामक तैयारी क्यों कर रहा है? इस क्यों का जवाब जापान के इतिहास और उसके पड़ोस में छिपा है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, करीब 70 साल पीछे। उस वक्त जब जापान ने वादा किया था कि वो हमेशा के लिए हथियार छोड़ देगा। दूसरा विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले, इन घटनाओं ने जापान को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हार के बाद अमेरिका ने जापान के लिए एक नया संविधान लिखा, और इसके बाद तो दशकों तक जापान ने अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी और अपना सारा ध्यान, सारी ताकत सिर्फ अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने में लगा दी। और इस नए संविधान का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा था आर्टिकल 9। इस एक आर्टिकल के तहत जापान ने कहा कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा और ना ही कोई सेना रखेगा। मतलब साफ था, जापान कभी भी हमला करने वाले हथियार बना ही नहीं सकता था। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ था पुराना जापान जो शांति की बात करता था, अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर था, और दूसरी तरफ है आज का नया जापान जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट रखने की तैयारी में है और खुद हमला करने की ताकत बना रहा है। अब इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव के पीछे अगर किसी एक शख्स का हाथ है तो वो हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। देखिए, 2012 में जब शिंजो आबे सत्ता में आए तो उनका एक ही सपना था, एक ही मिशन था, जापान को एक ऐसा देश बनाना जो अपनी रक्षा खुद कर सके। उनका साफ मानना था कि जापान हमेशा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए आबे ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने उसी आर्टिकल 9 की एक नई परिभाषा दे दी, जिससे जापान को अपने दोस्त देशों की रक्षा के लिए सेना इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। फिर उन्होंने भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया, हजारों नए सैनिक भर्ती किए और देखते ही देखते 1000 लड़ाकू विमानों और 48 विध्वंसकों का एक जबरदस्त बेड़ा खड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उनके दौर में जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़कर दुनिया में डिफेंस पर छठा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर जापान को ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब सीधा सा है, उसके पड़ोसी। आज की तारीख में जापान खुद को 3 तरफ से खतरनाक पड़ोसियों से घिरा हुआ पाता है। पहला और सबसे अनप्रिडिक्टेबल खतरा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने कई बार बिना किसी वार्निंग के जापान के ठीक ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सोचिए, ये एक न्यूक्लियर पावर है जिसका लीडर कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया पर यह भी इल्जाम है कि उसने जापानी नागरिकों को किडनैप करके उन्हें जासूस बनाया। अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े रणनीतिक खतरे की, और वो है चीन। देखिए, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है
और ताइवान जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, चीन ने हाल ही में जापान के इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें भी फायर की थीं। ऊपर से सिनकाकू आइलैंड्स को लेकर दोनों देशों में 40 साल पुराना झगड़ा चल रहा है और चीन अपनी नेवी को दिन ब दिन और ताकतवर बना रहा है। और फिर आता है तीसरा खतरा, रूस, जिसकी आक्रामकता ने तो हाल ही में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस का यूक्रेन पर हमला जापान के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तो साफ साफ कहा था, जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो कल ईस्ट एशिया में भी हो सकता है। इस एक घटना ने जापान को यह एहसास करा दिया कि आज की दुनिया में भी बड़े बड़े युद्ध मुमकिन हैं। तो ठीक है, जापान फिर से हथियार उठा रहा है, लेकिन इसका दुनिया के लिए और खास तौर पे हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या मतलब है? यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद जापान का डिफेंस पर खर्च अभी भी उसकी जीडीपी का सिर्फ 1% है। इसकी तुलना अगर अमेरिका से करें तो वो अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये तो शायद बस एक शुरुआत है। तो लबोलुबाब ये है कि जापान अब सिर्फ डिफेंस वाली ताकत नहीं रहा, वो अब ऑफेंस यानी हमला करने की ताकत भी बना रहा है। और ये चीज़ पूरे इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को बदल कर रख देगी। भारत जैसे देशों के लिए ये एक नया मौका भी है, क्योंकि अब भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एआई और साइबर डिफेंस जैसे ज़रूरी एरियाज में भी और मजबूत हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एक योद्धा 70 साल बाद फिर से जाग गया है। दुनिया उस पुराने आक्रामक जापान को जानती है, लेकिन ये नया जापान कैसा होगा? क्या इसका ये कदम इस इलाके में शांति लाएगा या फिर हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।